हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी का। लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये फार्मूला हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस से। इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसी भी वायर या कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करने से उस वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर हम उस वायर का थिकनेस बढ़ाते हैं यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं तो उस वायर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी का कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो कि मेजर करता है 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर का। अगर हम ये कहें कि अगर किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होता है जब उस वायर का लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, सॉरी 1 मीटर हो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस आता है वह उस वायर का रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर having length 1 meter and its cross sectional area 1 meter square, 1 square meter. That is length equal to 1 meter, area equal to 1 meter square. Since r equal to rho into L by A, putting the value of length and cross sectional area, r equal to rho into 1 by 1. Therefore, resistivity equal to resistance. न्यूमेरिकली हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वह रेजिस्टेंस के बराबर होता है जब किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। इसे हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1 मीटर है। 1 मीटर। इस केस में किसी भी फेस का जो एरिया होगा वह 1 मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और दो अपोजिट फेस का जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्यूबिकल कंडक्टर के दो अपोजिट फेस के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वह रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यानी कि इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन टू opposite faces of 1 cubic meter कंडक्टर। या फिर ये कह सकते हैं कोई एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ 1 मीटर हो, यानी कि सारा साइड 1 मीटर का हो, या फिर 1 क्यूबिक मीटर वाले का हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टर का जो अपोजिट फेस के बीच में कोई भी अपोजिट फेस, अगर हम ये सामने का लेते हैं और उधर के सामने का, तो फर्स्ट सामने वाले का क्या हो जाएगा, जो मेरे सामने है उसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और सामने अपोजिट वाले का भी 1 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर दोनों फेस के बीच का जो लेंथ होगा वो भी 1 मीटर होगा। तो इस केस में क्या हो गया
कि लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो सिंस रेजिस्टेंस इक्वल टू resistivity length by area, putting the value of length and cross sectional area, we get R equal to rho into 1/1. Therefore resistivity equal to resistance। ये न्यूमेरिकली इक्वल है क्योंकि जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है और रेजिस्टेंस का दोनों अलग अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकली इक्वल है किसी भी रेजिस्टेंस का, लेकिन उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर का लेंथ जो होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? तो सिंस रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखें रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, क्योंकि ये जो एरिया है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जो लेंथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बच जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू ए बाई एल। अब हमें पुट करना पड़ेगा, अगर ऐसा यूनिट चाहिए तो एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस का ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर बाई लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आएगा ओम मीटर। यानी कि जो एसआई यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का वो क्या कहलाता है? ओम मीटर कहलाता है। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, जिसे ओम मीटर से लिखा जाता है। अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इससे पहले भी पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जैसा कैपेसिटर वाला अगर याद होगा तो उसमें दिया हुआ था कि इंड टू इंड जो कनेक्ट होता है, जैसे पहले कैपेसिटर का जो फाइनल इंड होता है वह सेकेंड कैपेसिटर के स्टार्टिंग इंड के साथ कनेक्ट रहता है, उसी तरह थर्ड वाले का सेकेंड के फाइनल के साथ कनेक्ट रहता है थर्ड का स्टार्टिंग। तो सेम यहाँ होगा, बस उसके जगह पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट हो कि उसमें फर्स्ट का इंड और सेकेंड का स्टार्टिंग हो, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो, फिर सेकेंड का फाइनल टर्मिनल और थर्ड का स्टार्टिंग टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस are connected as end to end, then the combination is known as सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस ढंग से कनेक्ट होगा, कोई एक रेजिस्टेंस है, इसका जो फाइनल टर्मिनल होगा वो सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए स्टार्टिंग टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड होगा, फिर सेकेंड का फाइनल थर्ड के लिए स्टार्टिंग जो टर्मिनल होगा वो कनेक्टेड होगा। ये R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है। R1 का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका फाइनल पॉइंट बी है, लेकिन R2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बी है
और फाइनल पॉइंट सी है। फिर R3 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सी है और फाइनल पॉइंट डी है। इस तरह से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें करंट, कोई भी करंट अगर हम यहाँ से सप्लाई करेंगे तो वह करंट तीनों में सेम जाएगा, क्योंकि कहीं कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए सब में करंट जो होता है वो सेम जाता है। तो तीनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो अलग अलग होते हैं। तो ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के अक्रॉस वो V1, फिर R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे V3 मानते हैं। ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। हम इस तरह से एक और तरीके हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in such a way that the current passing through all the resistances having same, मतलब करंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होना चाहिए। जितना भी रेजिस्टेंस है आपस में अगर कनेक्ट किया गया और अगर उस सारे रेजिस्टेंस के साथ अगर करंट का वैल्यू सेम हो तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंड टू इंड, यानी इसका इंड और उसका फाइनल इंड इस तरह से आपस में कनेक्टेड है कि थर्ड सेकेंड का स्टार्टिंग इंड फर्स्ट के फाइनल इंड के साथ कनेक्टेड है। अगर हम ओम्स के नियम को देखें, ओम के लॉ को देखें, तो ओम्स लॉ क्या कहा था, फ्रॉम ओम्स लॉ हमें अगर सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो V इक्वल टू आई आर से निकालेंगे। तो अगर हम V1 निकालना चाहते हैं, V1 तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस के साथ जो करंट पास करता है वो एक ही करंट पास करता है, तो हम सब में I लिए हैं और रेजिस्टेंस जो है वो सबका अलग अलग है। अब अगर यहाँ दो चीज़ का प्रोडक्ट है I और R का, अगर किसी एक को चेंज करते हैं, अगर रेजिस्टेंस को ही सिर्फ चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वो भी चेंज आएगा, डिफरेंट आएगा। तो V1 का जो वैल्यू होगा वो I इंटू R1 होगा, V2 का जो वैल्यू होगा वो I इंटू R2 होगा, और V3 का जो वैल्यू होगा वो I इंटू R3 होगा। इस तरह से हमने क्या किया, तीनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था R1, R2 और R3 के क्रॉस, वो सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने निकाल लिया। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहता है कि इस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी हमारा इफेक्टिव वैल्यू आ रहा होगा ए और डी के बीच, इस तीन रेजिस्टेंस को हटा करके किसी एक रेजिस्टेंस को लगाएंगे जो इस तीनों के बराबर काम करता होगा, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वो अकेले R1, R2 और R3 के इफेक्ट के बराबर होता होगा, तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। तो हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट माना, आर इक्विवेलेंट जो ए और डी के बीच कनेक्ट किया गया है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी होगा। अगर हम वी का वैल्यू निकालें तो इसमें करंट कितना सप्लाई कर रहे थे, आई। अगर वी का वैल्यू निकालें तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। अब ए और डी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो वी आया, जो कि आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर है। जबकि यही ए और डी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1, V2, V3 इस तीनों को ऐड करने के बाद पहुंचा ए से लेकर के डी तक। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है ए टू डी वह इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो सिंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, putting the value of V, I into R equivalent equal to I into R1 प्लस I into R2 प्लस I into R3। अगर हम सबसे I को कॉमन करते हैं क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। फाइनली R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इस तरह से जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, 6 ohm एंड
8 ohm if they are connected in series combination। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा रेजिस्टेंस कौन कौन दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस मेरे पास है R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम एंड R3 इक्वल टू 8 ओम। ये तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ओवरऑल कितना आएगा, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 यानी 18 ओम। हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 18 ओम आया। मतलब 18 ओम का एक रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं उस तीनों को हटा करके 4 ओम 6 ओम और 8 ओम को, तो उस तीनों का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा वो अकेले 18 ओम का बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।